तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बट नॉलेज के लिए पढ़ लो, अगर आ गया तो कर लेना, है ना। और आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, है ना। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ हेल्प करेगी थोड़ी बहुत, और जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो मेनली दो तरह के सोर्सेस हैं, एंशिएंट सोर्सेस एंड मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट सोर्सेस में पहला आपका आता है श्रुति लिटरेचर और सेकंड आपका आता है स्मृति लिटरेचर। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर मैंने आपको बताया था कि क्या है श्रुति, क्या है स्मृति, क्या है कस्टम। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, तो उन टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा जो सोर्सेस हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ हैं वह डिस्कस करूँगा, लेकिन जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ सेकंड सेमेस्टर में तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद वो देखना वीडियो, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आप श्रुति वर्ड से क्या समझते हो। तो श्रुति वर्ड का सिंपल सा मतलब है व्हाट वाज हेयर्ड, यानी क्या सुना गया, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जब हम वैदिक एज की बात करते हैं, जब हम हिस्टोरिक इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे। उनके पास ये पावर थी कि वे लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे गॉड से। श्रुतिस मतलब क्या है कि क्या सुना गया सेजस के द्वारा, है ना। और ये जो आपका श्रुति है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी इसमें 4 वेदास की बात की गई है। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये सारे वेदों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरी वीडियोस हैं सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की, जहाँ मैंने बात की है वेदास के बारे में, आप सिर्फ चेक करो सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस, जहाँ मैंने बताया है श्रुतिस क्या है, स्मृतिस क्या है और कस्टम्स क्या है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये पहले इसको देख लो फिर इसको देखना, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सिंपल बताऊँ, यहाँ पे वेद का मतलब क्या है। वेद फंडामेंटल और प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स है हिंदू लॉ का, क्योंकि इट कंटेन द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है। फिर आपका सेकंड है स्मृतिस। स्मृतिस क्या है? स्मृतिस लिटरली मीन्स व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, जो याद रह गया। स्मृतिस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है धर्म सूत्रास, ये है अर्ली स्मृतिस, और सेकंड है धर्म शास्त्रास, ये है लेटर स्मृतिस। धर्म शास्त्रास क्या है? ये है मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और धर्म सूत्र आपका बेस्ड है किस पर? वेदास पर बेस्ड है। देखो मेन धर्म सूत्रास कौन कौन से हैं, जैसे गौतमा धर्म सूत्र, बौद्धायन धर्म सूत्र, है ना, अपस्तंबा धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र। जो आपका धर्मशास्त्र है मतलब लेटर स्मृतिस, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है धर्म सूत्र पे। धर्मशास्त्र का मतलब क्या है? धर्मशास्त्र इज कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदूज। ये जो आपका धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र आपका 3 मेन पार्ट से डील करता है, आचार, व्यवहार एंड प्रायश्चित। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में। वहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, ठीक है। फिर आपका थर्ड है एंशिएंट सोर्स, जो कि है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। ये आपका नया है, तो ये समझो ध्यान से, है ना। देखो जब भी हम डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्मृतिस थी ना, इसमें आपका धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में जो बुक्स लिखी गई हैं उनका एडवांस्ड वर्जन है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोग समझ पाओगे। जैसे आप लोग हिंदू लॉ पढ़ रहे होंगे तो आपके पास बैराक्ट होगी ना, तो वो बुक क्या है? लॉ है। उस बुक के ऊपर अलग अलग राइटर्स ने अपना व्यू पॉइंट दिया है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज।
अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ पारस दीवान की, जो कि आपके लिए हिंदू लॉ के लिए रेफरेंस बुक है। तो पारस दीवान क्या है? पारस दीवान रेफरेंस बुक है, यानी वो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज का एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा मनु स्मृति और नारद स्मृति, तो उसके ऊपर अलग अलग राइटर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो उसी को हम कहते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, है ना। और एग्जाम्पल लो, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो बेरेक्ट क्या है, वो लॉ है, उसके ऊपर अलग अलग राइटर्स ने अपनी अपनी बुक लिखी है, तो जो उन्होंने अपने अपने पॉइंट लिखे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, ठीक है। Digest and commentary include the detailed viewpoint of learned jurists and authors on various स्मृतिज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया द फेमस मनु स्मृति बाय मनु हैज फॉलोज कमेंट्रीज। पहला है गोविंद राजा, दूसरा है मेधातिथि, ये नाम याद रखना, ठीक है। एंशियंट सोर्स में लास्ट सोर्स है कस्टम। कस्टम भी आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। कस्टम से आप लोग क्या समझते हैं? कस्टम्स कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो एंशियंट टाइम से कंटिन्यूड हैं, वो कस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में सेरेमनी ऑफ मैरिज पढ़ेंगे, उसमें स्पेसिफिक 2 तरह की सेरेमनी का मेंशन है, कन्यादान और सप्तपदी, मतलब 7 फेरे। तो ये 2 कस्टम्स हैं, है ना। ये 2 कस्टम्स आसमान से तो आए नहीं, यानी जो चलते हुए आ रहे हैं, हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं कई सदियों से, तो ये कस्टम है। 4 स्मृतिज आपको याद रखनी है, लाइक मनु स्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क स्मृति, विष्णु स्मृति। मनु का क्या रेलेवेंस है? मैंने मनु के ऊपर वीडियो बनाया था, बट यहाँ मैं समरी बता रहा हूँ कि क्या रेलेवेंस है मनु का। तो अगर हम लॉ से रिलेट करें तो मनु ने क्या दिया था? मनु ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया था। उन्होंने रिलीजन को सेपरेट किया था लॉ से। ही वॉज फर्स्ट ह्यूमन ऑन दी अर्थ। अगर हम लॉ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स लॉ का वो मनु स्मृति ही है, क्योंकि लॉ की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मनु स्मृति का जिक्र होता है। मनु स्मृति वाज नोन एज फर्स्ट लीगल बुक, जहाँ एक प्रॉपर कोड दिया गया था ह्यूमंस को कैसे गवर्न करना है, कैसे स्टेट चलाया जाता है ना। क्योंकि मनु भी एक रूलर थे। मनु कहते थे द हिंदू कंसेप्ट ऑफ लॉ वाज दैट लॉ इज द किंग ऑफ किंग। किंग से ऊपर भी लॉ को माना गया है। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप उस वीडियो से पढ़ सकते हो अगर आपको आंसर बड़ा करना है, ठीक है। आपको बस मनु स्मृति याद रखना है, बाकी 3 आपको बस नाम याद करने हैं, ठीक है। तो आपके एंशियंट सोर्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेस की। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केस लॉस डिस्कस करूँगा। तो पहला मॉडर्न सोर्स है लेजिस्लेशन। व्हाट इज लेजिस्लेशन इन जनरल? आप बोलोगे लॉ मेकिंग बॉडी, बट वो तो लेजिस्लेचर है। मैंने पूछा व्हाट इज लेजिस्लेशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ। इंडिया में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, उसके पास ये पावर है। तो मॉडर्न हिंदू लॉ में डिफरेंट लॉस बनाए गए हैं। इसमें आपका आता है हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। तो वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मॉडर्न सोर्स? हम क्यों इसको मॉडर्न कैटेगरी में रखते हैं? क्या एंशियंट पीरियड में लेजिस्लेचर होता था? नहीं, वहाँ पे पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। नेक्स्ट सोर्स है प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है प्रीवियस जजमेंट। क्या किसी भी कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट प्रेसिडेंट बन जाता है? आप लोग बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहलाएगा प्रेसिडेंट। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हाई कोर्ट का जजमेंट प्रेसिडेंट नहीं होते हैं?
क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन राजस्थान हाई कोर्ट? देखो, हाई कोर्ट के जजमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है, इसके लिए एक लीगल टर्म याद कर लो, परसुएसिव इफ़ेक्ट होता है। हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्बिटर डिक्टा की तरह यूज़ होता है। ऑर्बिटर डिक्टा यानी परसुएसिव इफ़ेक्ट होता है। राजस्थान हाई कोर्ट चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को मान सकता है ना, या तो नहीं मान सकता है। तो सिंपल है, एक हाई कोर्ट का जजमेंट इज़ नॉट बाइंडिंग अनदर हाई कोर्ट। ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्री डिसाइडेड लॉ ऑन अ पर्टिकुलर लॉ पॉइंट। प्री डिसाइडेड मतलब जो जजमेंट कोर्ट की तरफ से आया है वो अब लॉ की तरह बाइंडिंग होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो हिंदू लॉ में एज आ प्रेसिडेंट फॉलो होते हैं, है ना, तो आप इस पॉइंट के अंदर 2-3 केस में बता रहा हूँ, उसको लिख सकते हो और इनके केस के डिटेल्स मैं बनाऊंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा, यहाँ बस आप नाम याद कर लो। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर सेकेंड केस आप लिख सकते हो लिली थॉमस वर्सेस UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर एक केस आप एक और लिख सकते हो जो आप पढ़ोगे सेक्शन 13 में डिवोर्स के टाइम पे, जो केस है दास्तानी वर्सेस दास्तानी केस। फिर आपका लास्ट मॉडर्न सोर्स है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। क्या मतलब होता है इसका? देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें लॉ में नहीं लिखी होती हैं, लेकिन जो बैठा होता है ना जज, वो कल का बच्चा नहीं होता है, बहुत मैच्योर इंसान होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं जो अगर लॉ में नहीं लिखा है फिर भी उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडी अल्टम पार्टम, इसका मतलब है आपको बिना सुने पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर ए है, उसके ऊपर मर्डर केस चल रहा है कि ए ने बी का खून किया है। अब किसी ने गवाही दे दी कि हाँ सर ए ने ही बी का खून किया है। ठीक है, तो क्या इस बेसिस पे कोर्ट उसको फांसी देगी? ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पे होगा ये कि भले कोई गवाही दे रहा है लेकिन कोर्ट जो ए पर्सन है उसको भी सुनेगा, उसको सुनने के बाद तभी अपना फैसला लेगा। एक और प्रिंसिपल होता है, याद रखना, नेमो जोडेक्स इन कॉजस हुआ। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल अगेंस्ट बायस। मान लो कोई पर्सन ए है, उसके पापा जज हैं। क्या पर्सन ए जब उसी कोर्ट में एज अ वकील जाएगा जहां उसके पापा जज हैं, तो उसके पापा बायस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर कोई पर्सन बी पर्सन ए के अगेंस्ट केस कर रहा है तो यहाँ पे पर्सन ए के पापा बायस हो सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल अगेंस्ट बायस। इक्वालिटी और इक्विटी से आप क्या समझते हो? इक्वालिटी मतलब कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल हैं, बट इक्विटी का क्या मतलब है? चलो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 2 भूखे लोग हैं और आपके पास एक रोटी है। इक्वालिटी कहता है उस एक रोटी को आधा आधा कर लो और दोनों को दे दो, बट इक्विटी बोलता है जिसको ज़्यादा भूख है उसको ज़्यादा खाने को दो। तो इक्विटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर केस में फॉलो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कम कोर्ट विद क्लीन हैंड, मतलब अगर आप कोर्ट के पास जा रहे हो तो आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। लास्ट वर्ड है गुड कंसाइंस। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके क्लासरूम में कोई एक व्यक्ति है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने कुछ गलत एक्ट किया और सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं या एविडेंस मिल नहीं रहे हैं। यूजुअली जब कॉलेज या स्कूल में आप जब कुछ गलत एक्ट करते हो तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है
या तो आप सस्पेंड होंगे या तो आप रस्टिगेट होंगे। उस केस में सामने जो जज बैठा होता है ना, उसको पता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, इसको फंसाया जा रहा है। पॉइंट ये है कि इस केस में अगर जज की अंतर आत्मा कह रही है कि ये निर्दोष है, तो ये गुड कंसाइंस के अंडर आता है। जज को फर्स्ट डे से पता है कि वो निर्दोष है। अगर आपके घर में कोई पुलिस में हो तो उससे पूछना, तो उनसे पूछना जब भी कोई मैटर आता है उनके सामने, क्या उनको फर्स्ट डे से नहीं पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है? तो पुलिस वालों को भी पता होता है ना। गुड कंसाइंस सिंपल सा मतलब है कि आपकी इनर वॉइस क्या कहती है ना। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ आपका ख़त्म हो गया है। इसमें जो 3 केस जो मैंने बताया आपको, उसको मैं डिस्कस कर दूँ किसी और वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।